निरपेक्ष प्रयास यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप वाजपेयी आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन विशेष इसलिए भी है कि आज हम विजयादशमी त्योहार का, इस उत्सव का आनंद लेंगे और इसे असत्य पर सत्य की विजय और अंधकार पर प्रकाश की विजयादशमी में रावण का राम ने वध किया, उसके असत्य आचरण के कारण और भगवान श्री राम ने इस विजय को प्राप्त करने के लिए जो मानव स्वभाव की मूलभूत प्रवृत्ति है, सहयोग, इसका सहारा लिया। उन्होंने अकेले युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने एक ऐसी सेना, ऐसे एक समूह को एकत्रित किया जिन्हें वानर कहा जाता है। अर्थात वो नर ही नहीं थे, नर के साथ में वानर भी थे, साथ में भालू और दूसरे, यहाँ तक कि हम रामायण में प्रसंग पाएंगे जटायु का, जो पक्षी था, एक गिद्ध था। इन सभी की सेना बनाकर, जिन्हें हम मॉडर्न वॉरफेयर से इसकी तुलना करें तो जो सैनिक नहीं थे, उन्होंने कभी युद्ध नहीं लड़ा था, उनको उन्होंने एकत्रित करके एक सहयोग का, उसकी भावना का कितना सुंदर प्रयोग किया और रावण जैसे शक्तिशाली उनकी उस सेना को पराजित किया। इसके पहले रावण ने सीता मैया का जो अपहरण करके श्रीलंका लेके गया था, ये लंका कहाँ है, उनकी पत्नी कहाँ है, इसका पता नहीं था। तो खोजी दलों को भेजा गया, उसमें भी वानरों को उपयोग किया गया और हनुमान जी ने, पवन सुत हनुमान ने सीता मैया का पता किया कि वो लंका में है। रावण बहुत सुरक्षित महसूस करता था कि वो एक ऐसी जगह पर है जो समुद्र से घिरा हुआ है, वहाँ पे रामचंद्र की सेना पहुँच ही नहीं सकती। उसे इस बात का दंभ था कि वहाँ तक तो कोई पहुँच ही नहीं सकता, समुद्र को कैसे पार करके कोई सेना मेरी लंका पर, सोने की लंका पर आक्रमण कर सकता है। मगर सबके सहयोग से रामचंद्र जी लंका गए और समुद्र को भी उन्होंने उस सेतु बांध लिया, सेतु को पार कर लिया और रावण के लंका के बाहर जाकर उन्होंने रावण को ललकारा, युद्ध हुआ और युद्ध के 10वें दिन, जिसे हम नवरात्र का समाप्ति के बाद का दिन मानते हैं, उस दिन रावण का वध किया। इसके पहले उसके पुत्र मेघनाद और कुंभकर्ण का वध किया जा चुका था। इसलिए 3 पुतले आज हम इनको जलाते।
रावण का पुतला सबसे बड़ा होता है, उसके बाद में कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला। ये एक प्रतीक है रावण के पुतले को जलाना कि असत्य पर सत्य की विजय हो गई, अंधकार पर प्रकाश की विजय हो गई। और ये विजयादशमी का पर्व आज के संदर्भ में, क्योंकि हमारी यूट्यूब चैनल का प्रमुख उद्देश्य हर त्योहार, हर ऐसी घटना जो हमारे मूल भावना के साथ में जुड़ी हुई है, मानव स्वभाव की मूल भावना से जुड़ी हुई है, उसके संदर्भ में इनके महत्व को, और अगर रामायण काल के कुछ आदर्श थे जिसके कारण और जिसका वर्णन रामायण में और तुलसीदास की रामचरितमानस में उन्होंने, आखिरकार हर युद्ध का एक उद्देश्य तो होता है। राम ने श्रीलंका विभीषण को सौंपकर अपनी राजधानी, अपने राज्य अयोध्या जिसकी राजधानी थी, वहाँ वापस चले गए। उस पर्व को हम दिवाली के रूप में, उनके आगमन को दिवाली के रूप में हम मनाते हैं। सवाल ये है सबसे बड़ा कि आज के संदर्भ में दशहरा क्या सिर्फ आतिशबाजी दिखाने का, देखने के लिए इस पर्व को मनाया जाता है? क्योंकि सारे समाचार पत्र, किसी भी सूचना तंत्र को आप दशहरा की बधाइयाँ दी जाती हैं, दशहरा पर्व मनाया जाता है, और हजारों की संख्या में लोग अलग अलग जगहों पर एकत्रित होकर जो पुतले हैं उनको जलाया जाता है, रावण के पुतलों को जलाया जाता है और आतिशबाजी की जाती है। हमारे शहर में भी और दूसरे शहरों में भी प्रतियोगिता इस बात की होती है कि कहाँ आतिशबाजी अच्छी होगी और कहाँ पे रावण का पुतला सबसे लंबा होगा, सबसे ऊंचा होगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए दशहरा का रात्रि रावण को जलाने का मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त में रावण का पुतला जलाया जाता है। रामलीलाएं इसके पहले होती हैं और हमारे समाज में ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब घटनाएं जो है ना, हर साल जो है ना इस चीज़ को हम इसके साथ साथ आज के संदर्भ में, वर्तमान संदर्भ में, अगर पहले कोई चीज असत्य थी या बुरा आचरण था रावण का, उसमें क्या सुधार कर रहे हैं? आज हम रामायण काल में तो नहीं रह रहे हैं। आज का वर्तमान युग, आधुनिक युग जिसके हम कहते हैं कि यहाँ पर आज की शिक्षा, आज की जीवन पद्धति, आज का आचरण, आज का प्रजातंत्र और आज की राजनीति, राजनीतिक मूल्य, संविधान, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके संदर्भ में हमें ये देखना पड़ेगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। महात्मा गांधी ने भी यही बात कही थी। वो भी सत्य के पुजारी थे। उन्होंने भी सत्य का सहारा लिया और उन्होंने भी असहयोग की भावना का एक सुंदर प्रयोग करके असहयोग आंदोलन को चलाकर
उन्होंने भारत की जो गुलामी थी उसकी जंजीरों को तोड़ने की राजनीति करी। इसके विपरीत भी आंदोलन हुए जिसका नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र ने किया। उन्होंने सैन्य सहायता से किया प्रयास, और महात्मा गांधी ने इसके विपरीत किसी सेना का सहारा नहीं लिया। उन्होंने समाज की सामूहिक भावना उसका सहारा लिया और विदेशी शासन से हमें मुक्ति दी। देश आज़ाद हुआ और आज़ादी का 75वां महोत्सव जो है हम मना रहे हैं। तो इस महोत्सव के अवसर पर इन दो विपरीत भावनाओं का सम्मिश्रण, एक नया सम्मिश्रण कैसे तैयार किया जाए, और अगर असहयोग आज की तारीख में तो ये इसका कोई प्रासंगिकता नहीं रहेगी। उस समय असहयोग का मतलब कुछ दूसरा था। आज असहयोग की इसका महत्व बहुत अलग है। मगर दुर्भाग्य से आज भी हम असहयोग की भावना का ही ज़्यादा उपयोग अपनी राजनीति में कर रहे हैं, अपने प्रजातंत्र में कर रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि सहयोग की भावना सिर्फ प्रजातंत्र में 5 साल में एक बार वोट देने के लिए हो रहा है। उसके बाद में आप देखिए कहीं भी सहयोग की भावना के साथ क्या हमारा प्रजातंत्र, क्या हमारी राजनीति, इसका संचालन किया जा रहा है? प्रतीत तो नहीं होता। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा इस बात के लिए होती है बस कि किस तरह से शासन की व्यवस्था अर्थात बहुमत हासिल करके सत्ता हासिल की जाए। शासन की व्यवस्था पर कैसे कब्जा किया जाए, राजनीति के माध्यम से। सहयोग का कोई ऐसा स्वरूप कोई राजनीतिक दल सामने नहीं रखता जिसे विरोधी भी मान्य करें और जो सत्ता पक्ष है वो भी उसे मान्य करे। इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में आपस में कितनी अधिक कटुता है। जैसे इस सत्य को स्थापित करने के लिए हमने अपनी जुडिशरी सिस्टम तो बना लिया, अब सत्य को स्थापित करने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास जाना पड़ता है कि आप डिसाइड करिए, आप निर्णय लीजिए किस पक्ष को विजयी घोषित करना है और किसे क्या, अगर किसी ने अपराध किया है तो अपराध की सज़ा जो है वो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उसके न्यायाधीश जो है निर्धारित करेंगे, उसका परीक्षण वो करेंगे और वो संविधान के प्रोविजंस के प्रावधानों के अनुसार और दूसरे नियम कानून हैं, इसके आधार पर जो है ना हमारा आचरण, यानी अगर सत्य की विजय असत्य पर इसका सेलिब्रेशन होना है तो वो सुप्रीम कोर्ट में होता है, ना कि संसद में। संसद के अधिकार अलग हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशरी सिस्टम है, जुडिशरी
कानून बनाने का काम है वो संविधान के अंतर्गत है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी मूल भावना सहयोग और असहयोग की भावना, इनके संगठित प्रयास कहाँ किए जा रहे हैं वर्तमान संदर्भ में? वर्तमान राजनीति में क्या सहयोग के नए आयाम ढूंढे जा रहे हैं? जो सहयोग की भावना है, अर्थात कोऑपरेशन की जो हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है, इसको संगठित करने का और इस भावना का उपयोग प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन के साथ में इसके मूल्यों को, इस मूल भावना, क्या उसे विजयी या उसे विजेता बनाने का कोई प्रयास हो रहा है? पिछले सत्रों में भी हमारी चर्चा इसी बात के लिए थी कि आदिकाल से ये दो भावनाएं, मूल भावनाएं हैं, ये मानव स्वभाव का एक बेसिक इंस्टिंक्ट, जैसे मैंने परिभाषित किया था कि मूल भावना के साथ में अगर आप अपने समाज को, इस प्रवृत्ति को अगर संगठित करेंगे तो इसके एक सुखद परिणाम या जो समस्याएं हैं उसको, उसके सॉल्यूशंस, उसके जो जिसकी तलाश हम नियम कानून बनाकर कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर इस भावना के को भी संगठित किया जाए, दोनों को एक, जैसे कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड अगर किया जाए, तो समाज में जो वर्ग संघर्ष है, जो गरीब अमीर का संघर्ष है, जो नस्ल, जाति और दूसरी तरह की असमानताओं के बीच का जो असंतुलन है, उसे दूर किया जा सकता है और हम एक सुनहरे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। ये सलूशन जो है, मैंने अपनी पुस्तक डायनेमिक कोऑपरेशन, डायनेमिक इसलिए कि हर परिवर्तनशील समाज में, और परिवर्तन हर क्षण होता है, हर मोमेंट जो है टेक्नोलॉजी आती है, एक नए तरह के ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है और इसके साथ साथ हमारा आचरण, हमारा समाज परिवर्तनशील रहता है। कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती। प्राचीन काल से आज तक जो है ये परिवर्तन स्पष्ट सामने है, आज भी हो रहा है और कल भी जो है ना, भविष्य में भी ये बदलाव, ये परिवर्तन, ये चेंज, ये इन्हें टाला नहीं जा सकता, मगर उसके साथ में संतुलन बना के रखना कि किस तरह से प्रतिस्पर्धा की जाएगी, किस तरह से सहयोग किया जाएगा। ये इनके जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं, क्योंकि मानव मूल स्वभाव जो है ना, उसका गतिविधि करना है, कोई ना कोई एक्टिविटी करना है। हर एक्टिविटी के साथ में, हर गतिविधि के साथ में, हर प्रयत्न के साथ में, हर प्रयास के साथ में आपको इस भावना का सम्मिश्रण करके, इसके कॉम्बिनेशन के साथ में ही आप समाज का निर्माण कर सकते हैं, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि सहयोग या कोऑपरेशन की जो हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है या
असहयोग, जिसे हम कंपटीशन कहते हैं, इसे असहयोग तो नहीं कहा जा सकता एकदम, मगर मूल भावना ये उसी दिशा में जाती है। अगर आप जो कंपटीशन की हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है, इसको अमर्यादित छोड़ दें, इसे मॉडरेट करने वाली अगर कोई छोड़ दें, जो आज की तारीख में दिखाई पड़ रही है कि कैसे जो है ना हर व्यक्ति एक दूसरे को एक गला काट प्रतियोगिता के साथ में जो है ना, इस भावना के साथ में एक समूह दूसरे समूह के साथ में संघर्ष करता प्रतीत होता है, चाहे भले वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो। इसका किसी भी तरह से आप विश्लेषण कर लीजिए, यही चीज सामने आएगी कि प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की भावना को तो हमने संगठित कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा तेज, ज़्यादा से ज़्यादा तीव्र गति से विकास कैसे, आर्थिक विकास कैसे हासिल किया जाएगा, इस भावना का तो उपयोग कर दिया, मगर सहयोग की कैसे किया जाएगा, इसके संगठित प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इसीलिए डायनेमिक कोऑपरेशन का मतलब ये है कि कोऑपरेशन की मूल भावना जो है, इसके बिना हमारा तीव्र गति से विकास करने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। क्योंकि अगर अल्टीमेटली दो राष्ट्रों के बीच में, दो समाज के बीच में, जो धर्म के बीच में अगर प्रतिस्पर्धा कंपटीशन ही इस बात का हुआ कि हम श्रेष्ठ हैं, हम ज़्यादा ताकतवर हैं, हमारी अर्थव्यवस्था ज़्यादा मजबूत है, अगर इन तथ्यों को ध्यान में रखकर ही हम उन्नति करेंगे, तो मैंने जैसा पिछले सत्रों में कहा कि मानव जाति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो वर्तमान संदर्भ में विजयादशमी इस त्योहार का क्या महत्व है, और उसे अगर हमें आज के संदर्भ में इसके मूल्यों को, वही बात कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, और सत्य की विजय अगर हम मनाना चाहते हैं, तो आधुनिक संदर्भ में इसे हम अपनी जो पब्लिक है, जो जनता है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उनके सामने क्या आदर्श रखेंगे, इस चीज़ का मूल्यांकन, इस चीज़ का विश्लेषण हमें आज करना ही पड़ेगा। चाहे भले हम एक दिन में, 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में ये लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए, मगर इसका शुभारंभ कभी न कभी हमें करना पड़ेगा। और इन त्योहारों को, इन उत्सव को एक अलग दृष्टिकोण से इनकी चर्चा की जानी चाहिए, और इनका इसमें भागीदारी आज तो है, लोग बाग इकट्ठा होते हैं और जो आतिशबाजी है उसे देखकर ताली बजाते हैं। जब रावण का वध होता है, लोग बाग ताली बजाते हैं। ये ताली बजा कर अपने घर आके सो जाते हैं, बस। इसके अलावा इस त्योहार को जो है ना किस तरह से मनाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक संदर्भ में वर्तमान समाज, वर्तमान राजनीति, इसके संदर्भ में विजयादशमी त्योहार को कैसे मनाया जाए, इसके संदेशों को किस तरह से परिभाषित किया जाए, वही उसी मूल भावना
मानव स्वभाव की जो बेसिक इंस्टिंक्ट है उसके साथ में कैसे इसे कंबाइन किया जाए। तो इन त्योहारों का एक महत्व है, क्योंकि सामूहिक चेतना, एक सामूहिक जागृति की जो प्रक्रिया है, अगर उसे त्योहारों के साथ में जो है ना, अगर हम मिलाकर नए मूल्यों को स्थापित करें, पुराने मूल्यों से को विस्थापित करके, वो पुराने मूल्य किसी न किसी रूप में तो नए मूल्यों से उनको हटाकर नए मूल्य तो आएंगे ही। अगर एक संगठित प्रयास हो और बेटर ऑप्शंस जो हैं अगर हम सामने रखें, तो आचरण उस ओर जाएगा। नहीं तो हम देख ही रहे हैं कि हमारे समाज में हमारी जो आपस की रिलेशनशिप जो है एक परिवार की, वो किस तरह से विस्थापित की जा रही। आज जो है ना, लिव इन एक जीवन पद्धति है। क्या लिव इन पद्धति को हमारी विवाह, मैरिज की जो रिलेशनशिप है उससे विस्थापित किया जाना है, या परिवार को एक नया आयाम देना है? ये हमारी चॉइस का, हमारे संगठित प्रयास का एक पहलू हो सकता है। इस तरह से बहुत सारी अनेक जो है इस तरह की कुरीतियां हैं, इस तरह की बुराइयां हैं, इस तरह से हमारा आचरण किन मूल्यों के साथ में स्थापित किया जाना है, पुरानी परंपराओं को विस्थापित करके, ये हमारी चर्चा का विषय होना चाहिए। आज के सत्र में विजयादशमी की एक बार मैं फिर आपको शुभकामनाएं देता हूँ। इस त्योहार को आप सपरिवार अपने मित्रों के साथ में मनाइए, मगर इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आधुनिक संदर्भ में आप किसे रावण समझ रहे हैं और भगवान राम तो आपके अंदर हैं, दोनों हैं। आपके ही अंदर रावण हैं और आपके अंदर ही राम हैं, दोनों और कोई नहीं। ये द्वंद्व जो है आपके आचरण में, आपके चरित्र में ही है। इसे पुतलों में रावण और राम को अलग करके मत देखिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए और अपने अंदर के राम को पहचानिए, और इस राम का संघर्ष, आपके अंदर जो छुपा हुआ रावण है, इसके वक्त पर इसका अपना ध्यान केंद्रित करिए। ये मेरी आपसे व्यक्तिगत प्रार्थना है। इस प्रयास के साथ में आपका, इस प्रयास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही हम निरपेक्ष प्रयास यूट्यूब चैनल का उपयोग कर रहे हैं, करते रहेंगे। यही हमारा संदेश आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। आज कितने लोग इस चीज़ को देख पाएंगे ये मैं नहीं कह सकता, मगर व्यक्तिगत प्रयास तो मैं इसको जारी रखूँगा। तब तक के लिए अगले सत्र में जो सीरीज़ अभी हमने चालू करी है सहयोग और असहयोग की, एक डायनेमिक कोऑपरेशन की जो सीरीज़ चालू करी है,
इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए, अगले सत्र तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।